बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों 9th स्टैंडर्ड के साइंस 2 सब्जेक्ट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत पर्यावरण व्यवस्थापन, इसके अंदर का जो टॉपिक है बच्चों वो है मौसम विज्ञान। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता देता हूं पर्यावरण व्यवस्थापन। पर्यावरण का मतलब होता है बच्चों एनवायरनमेंट और व्यवस्थापन का मतलब होता है मैनेजमेंट। तो बच्चों इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम विज्ञान के अंतर्गत मौसम क्या होता है। मौसम अर्थात वेदर मनुष्य जीवन को प्रभावित करने वाले, मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने वाले वातावरण की परिस्थिति के ऊपर मौसम जो है वो निर्भर होता है। मतलब मौसम जो है वो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसी चीज को बच्चों हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि मौसम का अर्थ होता है किसी स्थान पर निश्चित समय पर, किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति। और बच्चों ये जो मौसम होता है ना, ये अल्प समय के लिए होता है। मौसम जो है ये अल्प समय के लिए होता है, थोड़े समय के लिए होता है। तो अगर मौसम की परिभाषा आपसे पूछा जाता है बच्चों तो आप लिख सकते हो मौसम का अर्थ है किसी स्थान पर निश्चित समय पर वातावरण की स्थिति। वातावरण अर्थात क्लाइमेट। आइए देखते हैं बच्चों कि वातावरण क्या होता है। और वातावरण जो है वो हमारे डेली लाइफ को किस प्रकार संबंधित करता है, किस प्रकार उसमें परिवर्तन लाता है। बच्चों हमारा जो आहार है, कपड़ा है, उत्सव है, आरोग्य की चीजें हैं, मेडिकल जिसको कहते हैं, जो जीवन शैली है, जिंदगी को जो हम जीते हैं उसको किस प्रकार से जीते हैं, उसकी जो जीवन शैली है, ऐसी कई बातें हमारे रहने के स्थान से डिपेंड करती है कि हम कहाँ पर रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, उसके ऊपर ये सारी चीजें जो हैं वो डिपेंड करती हैं। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वातावरण की जो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक जो स्थिति बनी रहती है उसको हम जलवायु कहते हैं। लेकिन जो अल्पकालीन होता है, थोड़े समय के लिए होता है, उसको हम मौसम कहते हैं। जैसे बच्चों अभी आप 2 दिन पहले ही देखे थे कि मुंबई में और अन्य कई जगह पर लगातार बारिश हुई, 48 घंटे लगातार बारिश होती रही। तो मौसम क्या हो गया, चेंज हो गया। और अभी आप देख रहे हो कि इस वक्त धूप निकल आई है, मतलब वापिस से मौसम चेंज हो गया। तो मौसम जो है वो अल्पकालीन होता है। बच्चों आपको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर मौसम जो है, मौसम की स्थिति फिक्स है। 4-4 महीनों में मौसम जो है वो बटा हुआ है। गर्मी की ऋतु है एक मौसम जिसको हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। दूसरा मौसम है बच्चों ठंडी का, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। और अभी जो मौसम चल रहा है बच्चों बरसात का, जिसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सारी ऋतुएं जो हैं फिक्स हैं। 12 महीने में से 4 महीने में ये बटा गया है, 4 महीनों में ये बांटा हुआ है। तो मौसम में अल्पकाल के लिए परिवर्तन होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ शेयर कर रहा हूं, तो स्क्रीन के माध्यम से हम इसको और अधिक विस्तृत तरीके से समझ सकते हैं। स्क्रीन शेयर पे आप देख सकते हो।
मौसम के बारे में अधिक जानकारी चित्र के माध्यम से आप अपने स्क्रीन पर देखिए और विधिवत आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पहले मैं बता चुका हूं कि आज हम लोग पर्यावरण विस्थापन व्यवस्थापन इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए पाठ नंबर 9। बच्चों, ये जो है हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पृथ्वी के आसपास का जो वातावरण होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। तो हमें पर्यावरण व्यवस्थापन की सुरक्षा हमारे हाथों में है और यही आज की समय की जरूरत है। अब ये समय की जरूरत क्यों है, देखते हैं बच्चों आगे। बच्चों, वातावरण का जो प्रमुख घटक होता है, क्या है आपको पता है? बच्चों, वातावरण का जो प्रमुख घटक है क्या है? हमारा जो वातावरण है उसका जो सबसे ज्यादा प्रमुख घटक है वो है हवा। हवा ही महत्वपूर्ण घटक है। उसके बाद देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर दैनंदिन जीवन मतलब हमारे डेली लाइफ में, रोज का रोज दैनंदिन जीवन में हवा का और वातावरण में रहने वाले विविध घटकों का सजीव सृष्टि पर परिणाम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, जमीन है, हरियाली है, वातावरण शुद्ध है। तो सब चीजों के ऊपर इसका परिणाम पड़ता है। बच्चों, ये जो हवा है और वातावरण है, इसका परिणाम सजीव सृष्टि पर तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ जो है वनस्पतियों पर भी इसका परिणाम पड़ता है। और हर जगह पर वनस्पतियां जो उगती हैं वो वहाँ के मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे रेगिस्तान में कटीली झाड़ियां जो हैं वो उगती हैं, वहीं पर गोवा जैसी जगह पर, केरला जैसी जगह पर नारियल के पेड़ वगैरह उगते हैं, ताड़ वगैरह के वृक्ष उगते हैं। और अन्य जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पर अच्छी खासी वनस्पतियां उगती हैं। कश्मीर वगैरह जो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पर सेब वगैरह के बगीचे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सब जो हैं वहाँ के वातावरण की वजह से ही होता है, वहाँ की जलवायु की वजह से होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो हैं देख सकते हैं। इसका जो पैदावार है वो मौसम पे ही डिपेंड करता है। अब बच्चों, जो इंसान हैं उनकी जो वेशभूषा होती है, जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि इनकी वेशभूषा अलग है, इनकी वेशभूषा अलग है, पहनावा अलग है। तो ये जो वेशभूषा होती है, वेशभूषा भी जो है ये भी वातावरण के ऊपर निर्भर रहता है, मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है। इसी के साथ साथ बच्चों, आप अगर अगले स्लाइड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ खाद्य सामग्री दिखाई दे रही है, मतलब खाने पीने की चीजें दिखाई दे रही हैं। इसको आप कैटेगराइज कर सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर इडली देख रहे हो, सांभर देख रहे हो, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब खाद्य पदार्थ हैं। हम जिस वातावरण में, जिस जलवायु में या फिर वहाँ का मौसम जैसा होता है, उस मौसम के हिसाब से वहाँ का जो है आहार और खान पान निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो ये सब मौसम के बारे में बच्चों जानकारी हम लोग देख रहे हैं। आगे और देख सकते हो बच्चों कि ये जो कश्मीर है, कश्मीरी लोगों की वेशभूषा जो है यहाँ पर दिखाई गई है। आपको पता है कि बच्चों जो कश्मीर है वो ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर ठंडी अधिक पड़ती है और
वहाँ का जो मौसम होता है नम होता है, और वहाँ पर सेब हो गए और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनकी पैदावार ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग जो होते हैं उनका जो रंग होता है, अधिकतर उनका रंग वो गोरे होते हैं। तो गोरे होने का भी जो है वो मौसम के ऊपर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो ये आप देखें, कश्मीर लोगों की जो वेशभूषा होती है, मौसम ठंडा होने की वजह से वो अपने बदन को पूरी तरह से पैक करके रखते हैं। वहाँ पर ज़्यादातर लोग स्वेटर का इस्तेमाल करते हैं, शॉल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं मौसम के अनुरूप। इसके बाद आगे देख सकते हो बच्चों कि यहाँ पर तो आप लोगों ने कश्मीर की वेशभूषा देखा, बगल में ही है राजस्थान। वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, वहाँ पर पानी की भी किल्लत है, वहाँ की जलवायु जो है पानी योग्य नहीं है, ज़्यादा पानी से काफ़ी तकलीफ होती है वहाँ पर रहने वालों को। तो उनकी जो वेशभूषा है वो अलग होती है। वहीं पर अगर हम देखते हैं केरला साइड को, साउथ इंडियन साइड का जो बेल्ट है वो भी उष्ण प्रदेश के अंतर्गत आता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं उनका अगर आप रंग देखोगे तो थोड़ा सांवले कलर का रंग होता है। सब जगह का वैसा नहीं है, लेकिन कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पर सांवले रंग के लोग होते हैं। तो इसका जिक्र आप लोग एक मूवी देखो बच्चों, बनाया गया था चेन्नई एक्सप्रेस। तो उसके अंतर्गत देखे होंगे कि वहाँ के जो 4 लोग भागते हैं और ट्रेन के अंदर आकर के बैठ जाते हैं, उनका कलर कैसा था, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक तरफ आप इनको देखिए, कश्मीर वालों को देखिए, और एक तरफ आप यहाँ के केरला के जो चारों दिखाई दे रहे थे उनको देखिए, आपको तुरंत कलर में फर्क जो है वो मालूम पड़ जाता है। तो ये भी मौसम की ही वजह से है, वहाँ की जो जलवायु है वो वैसी है। एक तरफ जहाँ पर कश्मीरी लोग अपने पूरे बदन को ढक करके रखते हैं, तो वहीं पर अगर आप देखोगे तो केरला वगैरह में वहाँ पर लुंगी पहनने की परंपरा है जो है, ताकि उनको हवा वगैरह बराबर मिलते रहे। एक भारत के छोड़ करके, भारत के अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की वेस्ट इंडीज के जो लोग होते हैं, वेस्ट इंडीज के जो लोग होते हैं बच्चों, वहां पर बहुत ही तीव्र गर्मी पड़ती है। प्रचंड गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ के लोग जो होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा ब्लैकिश कलर के होते हैं, बहुत ज्यादा काले होते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि उनके सर के जो बाल होते हैं वो घुंघराले टाइप के हो जाते हैं। तो बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा विशाल भयंकर गर्मी जो है वहां पर पड़ती है, और वहां पर मौसम सतत एक जैसा ही रहता है। इसीलिए वहां के जो वेस्ट इंडीज के जो लोग हैं बच्चों, वो काले ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने दोनों को कंपैरिजन देखा, कश्मीर का और राजस्थान का, केरला का। और दूसरी बात यह है बच्चों कि कश्मीर या राजस्थान, केरला, इनका जो रहने के लिए जो अधिवास होता है, अधिवास यानी घर, इनका जो रहने का अधिवास होता है, रहने का जो घर होता है, उनको भी अलग अलग होता है। यहाँ चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हो, या हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा अधिवास जहाँ पर है, तो मौसम के अनुसार, मौसम के ही अनुसार वहाँ के लोगों के घरों की रचना की जाती है। बच्चों एक जानकारी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो एकदम बर्फीले प्रदेश होते हैं जहाँ पर बर्फ होती है, तो कुछ ऐसी भी जगह है, मैंने देखा है कि वहां पर एक जगह है इग्लू। इग्लू जो लोग होते हैं वो अपना घर जो है वो बर्फ का बना करके रखते हैं, बर्फ का घर बनाते हैं। उनके बर्फ के बने हुए घर को ही इग्लू कहते हैं, और उसके अंदर वो रहते हैं। वहाँ का टेम्परेचर कुछ ऐसा है कि हमेशा बर्फ वहां पर जमा रहती है, तो उसका वो घर बना करके रहते हैं। यहाँ से बच्चों हम ये समझ सकते हैं कि जो विभिन्न जगह की मौसम जो अलग अलग है, जलवायु जो अलग अलग है, वहाँ के लोगों का अन्न हो गया, जो अलग अलग जलवायु है वहाँ के लोगों का हम देख सकते हैं। जो रहने की जो जगह हो गई वो अलग अलग होती है, उनका अन्न, खाने का तौर तरीका, पहनने का तौर तरीका सब भिन्न होता है। बच्चों
यहाँ पर इस आकृति के अंतर्गत आप जो देख सकते हो तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर जंगल है, जंगल के अंदर कुछ प्राणी हैं, सजीव हैं। तो ये जो पर्यावरण है इसका जो असर है ये सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी फर्क दिखाई देता है। पर्यावरण का सजीव सृष्टि पर अच्छा परिणाम होता है। अगर वहाँ का मौसम उस प्राणी के लिए अनुकूल होगा तो उन प्राणियों की संख्या वहाँ पर अच्छी पाई जाएगी। लेकिन अगर कभी कभी पर्यावरण वहाँ उनके विपरीत हुआ तो प्राणी वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे और वहाँ से अपनी जगह चेंज करके वो किसी दूसरी जगह पर स्थलांतरित हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है वहाँ के पर्यावरण पर। तो इसलिए पर्यावरण के घटक के बारे में, पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं, पर्यावरण के घटक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर हम कैसे रहें, कहीं पर अगर आना जाना होता है तो किन किन चीज़ों का प्रबंध करके हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। इसलिए पर्यावरण के विविध घटकों का अध्ययन करके हमें ये जानकारी जो है वो रखनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पर पर्यावरण के विविध घटकों की अध्ययन ये कर रहे हैं अलग अलग जगह पर जा करके। यहाँ पर तो मैंने आपको खाली एक तस्वीर दिखाया है कि पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, उनके पास मशीनरी होती है, वो फोटोग्राफ्स लेते हैं, वहाँ का टेम्परेचर लेते हैं, ठंडी में क्या टेम्परेचर है, वहाँ पे गर्मी में क्या टेम्परेचर है, कौन से प्राणी यहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से पशु यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर खाने को क्या क्या मिल सकता है और पहनने के लिए कौन सी चीजें जो हैं वो हमारे लिए योग्य होंगी। ये सारी चीजों के ऊपर क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं बच्चों, देखते हैं, समझते हैं। मतलब यहाँ पर इस आकृति में ये पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस तरह से पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है अलग अलग जगह पर जाकर के। आगे और देख सकते हो बच्चों, क्योंकि पर्यावरण के घटकों में, पर्यावरण के जो घटक होते हैं, जैसे वहाँ पर जो जलवायु है उसमें परिवर्तन होते रहता है, हमेशा बदलाव होते रहता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर पानी है और हरियाली है, लेकिन यहाँ पर सूखा है क्योंकि बरसात नहीं हुई होगी। तो पर्यावरण के घटकों में हमेशा बदलाव होते रहता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो पर्यावरण के घटकों में भी उसी तरह से बदलाव होते रहता है। इसलिए ये सब चीजों को देखते हुए, इसलिए पर्यावरण व्यवस्थापन जो है वो आज समय की जरूरत है। मतलब पर्यावरण की व्यवस्था जो है वो करना चाहिए, वो हमारी आज की जरूरत है। बच्चों, वातावरण में जो परिवर्तन होता है, वातावरण में जो परिवर्तन होता है वो पर्यावरण का उचित व्यवस्थापन ना होने की वजह से होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का पर्यावरण जो है वो शुद्ध नहीं है, इसका मतलब मैनेजमेंट वहाँ पर बराबर नहीं किया गया होगा। वहाँ पर वृक्ष नहीं होंगे, पेड़ की संख्या ज्यादा नहीं होगी, ज्यादा वृक्ष नहीं हुए होंगे, कंपनी कल कारखाने के जो नियम वगैरह हैं वो सब नहीं लागू हुए होंगे। ना होने की वजह से ऐसा होता है। इस पाठ में यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि हम पर्यावरण व्यवस्थापन को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। इस आकृति के माध्यम से आप समझ सकते हो कि वनस्पतियां है, उनकी हिफाजत करना है, वातावरण को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना है। तो ये आकृति से आप ये समझ सकते हो कि पर्यावरण को बचाना है। बच्चों, यहाँ पर आप हरियाली देख रहे हो, पौधे देख रहे हो, गार्डन है, बगीचा है यहाँ पर बड़े बड़े। तो बताओ बच्चों की वातावरण का, ये जो वातावरण है, वातावरण का हमारे दैनंदिन मतलब डेली लाइफ से
कैसा संबंध है, वातावरण का हमारे दैनंदिन जीवन से कैसा संबंध है। तो आपको भी पता होगा कि वातावरण हमको किस प्रकार से इफेक्ट करता है। तो आप सबको पता है कि बच्चों, इंसान है या जानवर हैं, सभी को अगर जीना है तो सांस लेना जरूरी है। इस आकृति के माध्यम से आप ये समझ सकते हो कि सांस लें तो हम जीवित रह सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रहना असंभव है। बच्चों, वातावरण शुद्ध रहेगा, अगर वातावरण शुद्ध रहेगा तो हम शुद्ध हवा श्वास के लिए ले सकेंगे। वातावरण अगर शुद्ध रहेगा तो हम शुद्ध हवा जो है वो श्वास के लिए ले सकेंगे, और जब हमको शुद्ध हवा मिलेगी तो हमारा माइंड फ्रेश रहेगा, और माइंड फ्रेश रहेगा तो हम निरोगी रहेंगे, और निरोगी रहेंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। इसीलिए शुद्ध ऑक्सीजन मिलना बहुत जरूरी है, और वातावरण उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। पेड़ पौधे उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, हम जिस वातावरण में रहते हैं उसका हमारे डेली लाइफ में अनेक प्रकार से संबंध है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, हम जिस भी वातावरण में हैं उसका हमारे डेली लाइफ से बहुत अधिक संबंध है। हम जिस जगह पर रहते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे रूम बने हुए हैं और लोग उसके अंतर्गत रहते हैं। पीछे भी कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, झुग्गियां भी होती हैं, कहीं कहीं झुपड़पट्टियां भी होती हैं, चॉल्स भी होते हैं, बंगलो भी होते हैं, और सबका अपना पर्सनल बंगलो लोग बनाते हैं। तो जितनी भी अधिवास हैं, हम जिस जगह पर भी रहते हैं वो उस जगह का, उस माहौल का फर्क पड़ता है। वहां का देख सकते हो बच्चों कि हम जहां पर रहते हैं वहां का जो आहार है, आहार मतलब ये जो खाने पीने की जो सामग्री है, वहां का आहार और कपड़ा जो होता है वो आहार, कपड़ा, और यहाँ पर देख सकते हो कि एक बच्चा है और उसका टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, मतलब वो बीमार होगा या उसकी चेकिंग कर रहे हैं, तो वो कहते हैं आरोग्य। आरोग्य, हम जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का खाना पीना, पहनने का कपड़ा और आरोग्य, रहने का जो तौर तरीका होता है, यहाँ पर लास्ट इसमें देख सकते हो, रहने का जो तौर तरीका होता है वो एकदम हमारे जीवन को संबंधित करता है। तो ये सब मौसम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगली स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो कोकण का एक सीन दिखाया गया है, रेलवे ट्रेन आ रही है, वहाँ का जो मौसम है उष्ण होता है, गर्म होता है, लेकिन चारों तरफ हरियाली है। कोकण का जो हवामान है, जो मौसम है वो उष्ण है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो। वहीं पर अगले स्लाइड में आप देख रहे होगे समुद्र का किनारा है, समुद्र का किनारा है, ताड़ के वृक्ष हैं, नारियल के वृक्ष हैं, बोट वगैरह हैं, लोग ऐसी जगहों पर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए जाते हैं। और इसके आसपास, समुद्र के किनारे के आसपास जो लोग रहते हैं उनको शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध ऑक्सीजन उनको प्राप्त होती है। लेकिन ऐसे लोगों का जो खान पान होता है, खाने पीने का जो तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ठंडी पड़ती है, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वहां पर ठंड जो है वो ज्यादा महसूस होती है, इसीलिए ऐसे लोगों का जो खान पान है वो खाने में देखोगे तो बच्चे ये चावल का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। चावल जो है गर्म होता है, और बच्चों वहाँ के लोग जो हैं फिश, जिसको आप मछली कहते हो, उसका सेवन करते हैं। मछली खाने से गर्मी उत्पन्न होती है। तो वहाँ के लोगों का जो समुद्र के किनारे जो लोग पाए जाते हैं, या फिर जहाँ जहाँ मौसम ठंडा होता है, केरला वगैरह में भी आप देख सकते हो, तो चावल और मछली जो है उनका भोज्य पदार्थ होता है। तो क्योंकि ये दोनों ही गर्म हैं, तो इसका उत्पादन, क्योंकि समुंदर है, अब समुंदर है तो समुंदर में मछली की पैदावार ज्यादा होगी, मछलियां उसके अंदर पाई जाती हैं, तो उसी का शिकार करते हैं और उसको फ्राई करके और भोजन बना करके चावल के साथ वो अपना खा लेते हैं। क्योंकि चावल को भी उत्पन्न करने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ के लोगों का जो खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, वो चावल और फिश है।
बच्चों यहाँ पर आप और देख सकते हो कि दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर समय समय पर हमेशा समाचार जो हैं वो जनता को दिए जाते हैं कि उस समाचार में ये बताया जाता है कि कहाँ पर आर्द्रता ज्यादा है। इस समाचार के माध्यम से ये बताया जाता है कि कहाँ पर धूप निकली हुई है, कहाँ पर बरसात होने वाली है, कहाँ का मौसम नम है, ये सब चीजें बताया जाता है। और कहाँ का, ये देखिए ये जो चित्र देख रहे हो ये बारिश की बूंदों का चित्र है कि कहाँ का मौसम आर्द्रता है, आर्द्र इसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। ओके, और कहाँ का टेम्परेचर कम है या ज्यादा है उसके बारे में भी दिखाया गया है। तो ये सब समाचार के माध्यम से जनता को हमेशा संबोधित किया जाता है, बताया जाता है। वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। और वर्षा का अनुमान कैसे लगाया जाता है इसी को हम अगले टॉपिक में अपने अभी देखेंगे। कितनी वर्षा हुई है यह भी बताया जाता है। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हो कि कितनी वर्षा हुई है या फिर कितनी वर्षा होने वाली है, कितनी वर्षा हुई है यह भी बताया जाता है। यदि किसी समय बादल हो गया, यदि किसी समय बादल या चक्रीय बादल अथवा मूसलाधार बारिश होने वाली होगी, चक्रीय बादल अथवा मूसलाधार बारिश होने वाली होगी, तो वो सब चीजों का जो अनुमान है वो हम लगा सकते हैं। इस यहाँ पर देख सकते हो कि मौसम विभाग जो है वो अलग होता है, वो ये सब चीजों का अनुमान लगाते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों कि अगर पहले से अनुमान पता चल जाए कि हाँ आज मौसम ठीक नहीं रहेगा, बादल आने की संभावना है इस जगह पर, या फिर मूसलाधार बरसात हो सकती है, वर्षा होने वाली है, तो उससे क्या होता है कि जनता को पहले से पता चल जाता है और उनको चेतावनी दे दी जाती है। जनता को चेतावनी दे दी जाती है और इस तरह से जो हादसे होते हैं वो हादसे ना होने पाए, तो जनता उससे क्या होती है बच्चों, संभल जाती है और उनको मालूम पड़ जाता है। जैसे खास करके जैसे समुद्र में बाढ़ वगैरह अगर आने वाली होती है तो दूरदर्शन और टीवी के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से बता दिया जाता है कि आज समुद्र के अंदर तूफान उठने की संभावना है, ज्वार भाटा आने की संभावना है, इसीलिए जो मछुआरे हैं वो अपनी कश्ती लेकर के वहां पर ना जाएं ताकि उनका कुछ नुकसान ना हो। तो ये सब अनुमान जो है वो मौसम विभाग लगाता है। तो बच्चों जो तापमान है, उमस, नमी, वर्षा की बौछार, छाए हुए बादल, तेज सूर्य प्रकाश, हवा, कहाँ पर वायुमंडल का दाब कम होगा, कहाँ पर वायुमंडल का दाब अधिक होगा, ये सब चीजों जो है कि ये सब चीजें जो है वो मौसम के अंतर्गत आती हैं। और एक चीज बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि मौसम जो है वो हमेशा बदलते रहता है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड होता है मौसम का, जलवायु जो है लॉन्ग पीरियड होता है। मौसम मिनट प्रति मिनट, घंटा प्रति घंटा, दिन प्रतिदिन और विभिन्न ऋतुओं में परिवर्तित हो सकता है। कि मौसम जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा क्या होता है, परिवर्तित हो सकता है मौसम। तो बच्चों आते हैं, अब यहाँ पर आप स्लाइड पे जो देख रहे हो ये है मेटेरोलॉजी, जिसको कहते हैं मौसम विज्ञान। अब तक हम लोगों ने मौसम के बारे में देखा कि किस किस तरह के मौसम हो सकते हैं, क्या उससे फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे अनुमान लगाया जाता है, अलग अलग मौसम कौन से हैं, रहने के तौर तरीके क्या है वहां पर, वो सब चीजों के बारे में देखा। अब यहाँ पर देखते हैं मौसम विज्ञान के बारे में। तो बच्चों मौसम विज्ञान क्या है? हवा के विभिन्न घटक, हवा में बहुत सारे घटक जो है पाए जाते हैं। सूर्य प्रकाश है, जल वाष्प है, और भाप है, और सूर्य की किरणें हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है। हवा के विभिन्न घटक, और ये जो चक्र रहता है ना बच्चों, ये सब चक्र ना ऐसा चलते रहता है। आप देख सकते हो जो ये चक्र है, एक्चुअली ये पूरा चक्र जो है वो चलते रहता है। हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, और पृथ्वी की भौगोलिक हलचल, मतलब पृथ्वी के अंदर कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलते हैं भौगोलिक हलचल।
और इन सभी के जो परस्पर संबंध होते हैं, किसका किसका संबंध, हवा के विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल, ये सब का जो संबंध होता है इनका अभ्यास किया जाता है। ये सब चीजों का अभ्यास किया जाता है और बाद में उसको एनालिसिस किया जाता है, मतलब उसका विश्लेषण किया जाता है। तो इसका जो लोग अध्ययन करते हैं, हमारे साइंटिस्ट इसका जो अभ्यास करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, वो जिस शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है उसी को मौसम विज्ञान कहते हैं। तो ये प्रश्न बच्चों अगर पूछा जाता है कि मौसम विज्ञान क्या है, तो आप इस चीज को लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जलवायु संबंधी तूफान, बादल, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो तूफान का चित्र यहाँ पर दिखाया गया स्लाइड के अंतर्गत, बादल है, यहाँ पर बिजली जो है कड़क रही है, और यहाँ पर देखो बरसात हो रही है, ये बर्फ के ओले पड़ रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वृष्टि बोलते हैं। तो पहले आपने क्या देखा, तूफान, बादल, यहाँ पर वृष्टि और बिजली की कड़कड़ाहट तथा अन्य अनेक घटकों का अध्ययन किया जाता है जलवायु संबंधी मौसम विज्ञान के अंतर्गत। मौसम विज्ञान के अंतर्गत तूफान, बादल, वृष्टि, बिजली की कड़कड़ाहट, ये सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर अध्ययन करने के बाद, इसके आधार पर भविष्य में जलवायु संबंधों का अनुमान लगाते हैं। ये सब डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन करने के बाद वो अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हो कि बारिश हो रही है, ये सब डेटा जमा करते हैं अलग अलग जगह का और एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ये सब का अनुमान लगाया जाता है मौसम विज्ञान के अंतर्गत। और बच्चों, जब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ये मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जब ये सब चीजों का अनुमान लगा लेते हैं तो इसका उपयोग होता है। ये अनुमान लगाते हैं तो लोगों के फायदे के लिए। इसका जो उपयोग है वो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, सामान्य जनता के लिए इसका उपयोग होता है। जनता को इसका फायदा मिलता है कि अगर जनता कहीं जाने वाली है, उसको अंदाज मालूम पड़ गया कि भाई आज घर से बाहर नहीं निकलना है, मौसम ठीक नहीं है, बादल गरज सकते हैं, बिजली गिर सकती है, वगैरह वगैरह, ये सब जो साधने हैं, तो इसका फायदा जो है जनता को होता है। जनता के साथ साथ और भी कई लोग हैं जिनको इसका भरपूर फायदा होता है, जैसे किसान भाई हमारे जो हैं, किसानों को इसका भरपूर फायदा होता है कि खेत में वो हल लेकर के नहीं जाएंगे, वहां पर वर्क करने के लिए नहीं जाएंगे, वो संभल जाएंगे। और समुद्र के किनारे तो अक्सर हमेशा खतरा बना ही रहता है। जो मछुआरे हैं, यहाँ पर आप अपने स्लाइड पर देख सकते हो कि ये मछली है, आपको थोड़ा चमकता हुआ चीज दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये फिश हैं। और मछुआरे जो, ये देखो ये क्या है, ये फिश है, और मछुआरे जो हैं ये यहाँ पर बैठ करके अपना शॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो जब मौसम का अनुमान लगाया जाता है तो उसका जो फायदा होता है जनता को तो होता ही है, किसानों को भी होता है, सतर्क हो जाते हैं, मछुआरों को भी होता है। और जो विमान सेवा, जैसे कि आप यहाँ एरोप्लेन को देख रहे हो, विमान सेवा को भी इसका फायदा होता है। जैसे आपको पता है कि विमान ना जमीन पर है और ना आसमान में है, जमीन और आसमान के बीच में ये टिका हुआ है, वहां पर चलते रहता है। तो इनको समय समय पर जानकारी जो है मौसम विभाग की तरफ से इनको समय समय पे जानकारी भेजी जाती है, ताकि ये उचित जगह और स्थान देखकर अपने प्लेन को लैंड कर सकें और बड़ा हादसा होने से बच सकें। तो ये सब फायदा इनको होता है। जल यातायात जो है, जैसे कि शिप, यहाँ पर आप देख रहे हो शिप है, जैसे आप लोगों ने टाइटैनिक शिप वगैरह देखा होगा, तो ये भी एक प्रकार की शिप ही है। जल यातायात और विभिन्न संस्थानों को इसका फायदा होता है। तो बच्चों, आप समझ सकते हो कि किस प्रकार मौसम विज्ञान जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है। तो और कितने लोगों का हादसा होने से बचाता है और कितने लोगों की जान बच जाती है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौसम विभाग जो अंदाजा लगा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो WMO का मतलब होता है बच्चों वर्ल्ड यानी विश्व, और यम का मतलब होता है मेट्रोलॉजिकल।
और ओ का मतलब होता है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं विश्व जलवायु व शास्त्र संगठन, विश्व जलवायु व शास्त्र संगठन बच्चों ये विश्व में पूरा काम करता है, विश्व स्तर पर ये काम करता है। इसकी जो स्थापना है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 23 मार्च 1950 को किया गया था। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को किया गया था। इनका भी और इनका जो मुख्य कार्य है, ये संस्था काम क्या क्या करती हैं। देखो बच्चों मुंबई में तो यहाँ पर है ही है, भारत में तो है ही है, लेकिन विश्व स्तर पे इनका काम करता है। सारे जो डेटा होते हैं, सारी जानकारियां जो है ये लोग एकत्रित करते हैं वर्ल्ड लेवल पर, विश्व लेवल पर। इनका जो मुख्य काम होता है कि अगर कभी हालात बिगड़ते हैं, परिस्थितियां अगर परिवर्तित होती हैं, तो लोगों को खाने पीने को हमेशा मिलता रहे, तो अन्न की सुरक्षा करना इनका मुख्य कार्य है। जल व्यवस्थापन करना, जहां पर पानी वगैरह भर गया है उसकी पूरी निकासी करना, कैसे पानी से लोगों को बचाना है, तो जल व्यवस्थापन करना वो भी इस संस्था का कार्य है। और जहां पर जाम हो गया है, यातायात जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, यातायात आने जाने की सुविधा नहीं है, तो वो सब सुविधा को मुहैया कराना यातायात के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो बच्चों अगर पूछा जाता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है की गई थी इसी उद्देश्य को लेकर के, अन्न की सुरक्षा करना, जल का व्यवस्थापन करना और यातायात के लिए। इसमें WMO जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संस्था जो है बच्चों IITM यहाँ देख सकते हो, इसकी भी मदद लेता है, ये भी एक डिपार्टमेंट ही है। तो ये सब डिपार्टमेंट मिल करके आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। WMO हो गया, IITM हो गया, ये सब जगह जगह से जानकारियों को पूरा मंगाते हैं और एक देखो सेंटर बनाया गया है और पूरे विश्व में इसको क्या करते हैं, प्रसारित करते हैं और लोगों को अवगत कराते हैं। देखो जानकारी यहाँ से मंगाई गई, यहाँ की जानकारी गई, फिर यहाँ से गई, अलग अलग जगह से जानकारियां ये पूरा इकट्ठा करते हैं। जानकारियां इकट्ठा करने के बाद पूरे विश्व भर में ये इंफॉर्मेशन को फैला देते हैं। इसलिए देखो बच्चों कभी कभी बाहर भी तूफान आता है तो हमको मालूम पड़ जाता है, अमेरिका में, दुबई में, जर्मनी में, जापान में वगैरह, इंडिया में। तो ये सब विश्व लेवल पे ये सब सारे काम जो है वो चलते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारतीय मौसम विभाग जो है वो किस तरह से कार्य कर रहा है और लोगों को अवगत करवा रहा है। तो ये सब के माध्यम से कार्य जो है वो चलते रहता है। जैसे यहाँ पर विश्व में, ये भारत में भी कई जगह पर इसके जो है इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर भी लोग कार्य करते रहते हैं और सतत जानकारियां जो हैं वो भारत के अंतर्गत प्रोवाइड करते रहते हैं। देखो मौसम कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी जानकारियां जो है वो समय समय पर पहुंचाते रहते हैं। बच्चों अब आइए देखते हैं IMD। I फॉर इंडियन, M फॉर मेट्रोलॉजी यानी जलवायु, और डिपार्टमेंट IMD जो है बच्चों ये एक प्रकार का डिपार्टमेंट है। शिमला में भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना, मतलब ये इंडिया का बता रहा हूं क्योंकि IM मतलब इंडिया में है। ये शिमला में भारतीय जलवायु विभाग की स्थापना 1875 में, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, जब गुलाम था, उस समय पे 1875 में ब्रिटिश ने की थी। IMD की स्थापना 1875 में ब्रिटिशों ने किया था। कहां पर किया था? शिमला में किया था। इसका जो हेड ऑफिस है बच्चों वो पूना में है, और इसके जो छोटे छोटे रीजनल ऑफिसेस हैं अलग अलग शहरों में, उसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं वो देखते हैं। मुंबई में है, नाम याद रखिएगा, जोड़े मिलाओ में आता है कभी कभी। इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं मुंबई में है, कोलकाता में है, चेन्नई है, नागपुर है और दिल्ली। यहाँ पर भी इसके एक एक ब्रांच हैं जहाँ पर से वो लोकल जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन हेड ऑफिस कहाँ पर है बच्चों? हेड ऑफिस जो है वो पूना में है। तो हर दिन की मौसम की स्थिति
हर दिन मौसम में क्या परिवर्तन हो रहा है, हर दिन की मौसम की स्थिति दर्शाने वाले मानचित्र बनाए जाते हैं। ये सब जगह पर क्या बनाए जाते हैं, ड्राइंग्स बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह जो लिए जाते हैं मौसम के। और हर 24 घंटे में वो मानचित्र बना करके उन लोग देखते हैं कि कहाँ का मौसम कैसे होगा, कहाँ पर लोगों को चेतावनी चेतावनी करने की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। तो हर 24 घंटे में 2 बार ये मानचित्र बना करके प्रसारित करते हैं, सब डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, ताकि वहाँ के लोग जागरूक हो जाएँ, अपने एरिया में बता सकें। तो ये जानकारी पाने के लिए बच्चों, ये जो आईएमडी जो है वो अलग-अलग एरिया में तो जानकारी को बाँटती है, ये जानकारी उनको मिलती कहाँ से है, जो चित्र वगैरह उन लोग बनाते कहाँ से हैं, तो उसमें बच्चों अ, अलग-अलग प्रकार के उपकरण हमारे साइंटिस्टों के पास है, मौसम विभाग के पास हैं। जैसे उसमें से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो रडार दिखाई दे रहा है। रडार की सहायता से ये हो देख सकते हो आप, और यहाँ पर ये सब जो ये हैं, ये सब मौसम विभाग की जानकारी जो है इकट्ठा करते हैं, इसको आसमान में छोड़ दिया जाता है और फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के आते हैं। तो रडार की सहायता से इसका अनुमान जो है वो पूरा लगाया जाता है। देखिए, ये भी रडार है। रडार क्या काम करता है बच्चों? खुफिया जानकारी को अपने कैमरे में एकत्रित करता है। इनको जिस स्थान पर भेजा जाता है, उस स्थान पर जा करके आस-पास के बहुत सारे एरिया को ये कवर करते हैं, और जहाँ पर जैसे भी फोटोग्राफ्स इनको मिलते हैं, वो सारे फोटोज़ को कैच करते हैं, और जो जहाँ-जहाँ सेंटर बनाया गया है मौसम विभाग का, वहाँ पर कंप्यूटर के माध्यम से, वहाँ पर बहुत बड़े कंप्यूटर की व्यवस्था होती है, और सारी चीज़ें जो हैं ये ऑनलाइन हैं, और तुरंत ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो देखा कि जैसे ये हो गया रडार की व्यवस्था, इसके माध्यम से, और ये सब जो है फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेकर के मौसम विभाग की सारी जानकारियाँ जो हैं वो भेजते हैं। भारतीय जलवायु विभाग की ओर से अब ये जो जानकारियाँ बच्चों जब भेजी जाती हैं अलग-अलग डिपार्टमेंट में, तो इसका भी फ़ायदा किसको होगा? आप समझ सकते हो। इसका भी फ़ायदा जो होगा वो एरोप्लेन जहाँ पर लैंड वगैरह होती हैं, जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वहाँ पर, उसको बोलते हैं विमान उड्डान विभाग। मतलब एरोप्लेन डिपार्टमेंट जो है, एयर इंडिया जैसे यहाँ पर है, तो वैसे ही अलग-अलग जो एयरवेज़ेज़ हैं, वहाँ पर ये काम करता है। इसमें जो है, जो नाविक वगैरह जो हैं, शिप वगैरह पे जो जाते हैं, उनको भी इसका जो है वो बेनिफिट मिलता है। खेती के खेत वाले जो किसान हैं, उनको भी ये सब जानकारियाँ मालूम पड़ जाती हैं। जल संधारण, समुद्र में तेल का जो रिसर्च वगैरह करते हैं, तो मौसम की विभाग से जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये जानकारी उनको भी मिल जाती है। उसमें ये हेल्पफुल कहाँ पर रेतीले तूफ़ान आएँगे, मतलब बहुत ज़्यादा तूफ़ान आएँगे, रेत भी बह सकती है वहाँ पर। कहाँ पर मूसलाधार बारिश हो जाएगी, कहाँ पर लू पड़ेगी, कहाँ पर शीत लहर आएगा, और कहाँ पर सुनामी आएगी। बच्चों, सुनामी जो कि बहुत भारी भयंकर बाढ़ है। सुनामी जो आया था साउथ इंडियन साइड में, तो वहाँ पर कई हज़ारों लोग जो हैं वो मारे गए थे, सबसे बड़ी सुनामी आई थी। तो इससे लोगों को क्या होता है, ये संकटों की पूर्व सूचना जो है ये हमारा आईएमडी, ये जो डिपार्टमेंट है, वो लोगों को दे देता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, उपग्रह के माध्यम से ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो दी जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि तूफान किस प्रकार से आ रहा है, पेड़ वगैरह कैसे हिल रहे हैं, और यहाँ पर की बस्तियाँ कैसी हैं, क्या नुकसान हो सकता है। ये इस विभाग वालों को, नाविक वालों को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। ये आगे देख चुके हो आप लोग। तो इस तरह से आप देख सकते हो, तो इसका जो बेनिफिट है, इसका जो फ़ायदा है, सभी लोगों को, आम पब्लिक के साथ-साथ सभी लोगों को मिल सकता है। तो ये सब रडार है जो कि आपने देखा अभी, अलग-अलग इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों, यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मानसून का जो प्रारूप है, तो समय-समय पर जो मानसून का जो प्रारूप है, कहाँ पर अकाल होगी, तो उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे एच.एफ. ब्लैनफोर्ड। इन्होंने अनुमान लगाया कि कहाँ पर अकाल पड़ सकता है,
और 1930 में सर गिलबर्ट वॉकर ने विश्व भर के लोगों को कि कहाँ पर भारी नुकसान होने की संभावना है, वहां पर आने वाला जो मानसून है वो घातक साबित होगा, उसका अंदाजा लगा करके बताया। और 1990 के दशक में डॉक्टर वसंत गोवारिकर ने भी बहुत सारे मानसून से संबंधित अनुमान लगाया और अनुमान लगा करके इन लोग एक नया प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप के अंतर्गत मतलब एक प्लानिंग करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वहां पर क्या करना चाहिए, तो ये नया प्रारूप तैयार करते हैं। और ये जो प्रारूप है 1990 से 2000 तक उपयोग में लाया जाता था। अब क्योंकि समुद्र का और जलवायु का ये हमेशा एक जैसे तो रहते नहीं हैं, इसके लिए हमेशा नए नए प्रारूप बनाने की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि जो समुद्र है और जो जलवायु है, जो मौसम है, ये फिक्स नहीं रहते हैं। बाढ़ कभी भी आ सकती है, समुद्र में ज्वार भाटा कभी भी उठ सकता है, लहरें कभी भी आ सकती हैं, तो ये फिक्स नहीं रहते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम, समय टू समय जो है नई प्लानिंग करने की जरूरत रहती है। तो इसके लिए लोगों ने 3 प्रारूप बनाया था। एक था संख्यात्मक प्रारूप, तो इसमें क्या करते थे, डेटा पूरा कलेक्ट करते थे। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारे पास इंडिया में जो सबसे बड़ा पावरफुल कंप्यूटर है उसका नाम है परम कंप्यूटर। परम संगणक की सहायता से गणित की प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं और उससे जो है वो अंदाज लगाया जाता है। उसी को बोलते हैं संख्यात्मक प्रारूप। उसके बाद है समुचित प्रारूप। इसमें भी क्या किया जाता है बच्चों, अनेक प्रारूपों में उपयोग में लाए जाने वाले जिन घटकों का मानसून पर ज्यादा प्रभाव है, ऐसे घटकों को ध्यान में रखकर इन लोग एकत्रित अनुमान लगाया जाता है। मतलब देखते हैं कि कौन सी चीज है जो हमारे मानसून को ज्यादा इफेक्ट कर रही है, तो उसका डेटा जमा करते हैं। और आईएमडी के पास भेजते हैं, और आईएमडी जो फिर बाद में क्या करती है, उसके ऊपर रिसर्च करती है कि उसके ऊपर रिसर्च करके एक नई प्लानिंग करती है, नया प्रारूप तैयार करती है। और तीसरा प्रारूप है बच्चों सांख्यिकीय प्रारूप। इसमें क्या होता है बच्चों कि पहले विगत काल में, मतलब पहले जमाने में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जगह पर समुद्र का तापमान कितना था, कैसे था, वातावरण का दाब क्या था, वर्षा का मानसून वहां पर कैसा था, मानसून समय समय पे आता है कि नहीं आता है, लेट फास्ट है। तो 3 चीजों को ध्यान में रखते हैं, एक समुद्र का तापमान, वातावरण का दाब, वर्षा का मानसून वहां पर कैसा था और अभी कैसे है और आने वाले समय में कैसा होगा। ये तीनों चीजों का एनालिसिस करते हैं। ये तीनों चीजों का एनालिसिस करके अपना करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कार्य उनके हैं। लास्ट पार्ट बच्चों, म्यूट किया। अरे म्यूट किया आपको, उनका फोन था। हाँ कॉल कर, कट दो ये। हेलो। हाँ, तो बच्चों आज जो है IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी की ओर से नए नए प्रारूप बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। और इसमें जो है रडार और उपग्रह, जैसा कि आकृति में आपको दिखाया गया था, इसमें रडार और उपग्रह ये दोनों का हेल्प लिया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में, ताकि क्या हो बच्चों कि आने वाले समय में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवगत करा सकें और करंट इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों तक प्रोवाइड किया जा सके। कभी कभी ऐसा हो सकता है बच्चों कि मौसम विभाग भी अंदाजा लगाता है कि जैसे कि कल भारी बारिश होने वाली है, और कभी कभी इनका भी अंदाजा जो है बच्चों ना वो गलत साबित हो सकता है। इसका ताजा उदाहरण हम अभी देख सकते हैं कि 3 दिन पहले 2 दिन लगातार बारिश हुई, 2 दिन लगातार 48 घंटे बारिश हुई, और बाद में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया कि अगले 48 घंटे और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो पता चला कि तीसरे दिन ना बारिश बिल्कुल नहीं हुई, क्या हुआ, धूप निकल आई, और चौथे दिन हुई लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई।
तो कभी कभी इनका जो अंदाजा है, इनका जो अनुमान है, ये भी पूरी तरह से 100% सही नहीं भी बैठ सकता है, ऐसा भी देखा गया है। आप लोग भी कभी कभी महसूस किए होंगे कि कभी कभी पेपर में, टेलीविजन में न्यूज आता है कि कल स्कूल बंद रहेगा क्योंकि बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, और पता चलता है कि उस दिन बारिश बिल्कुल होती ही नहीं है। तो ये अंदाजा होता है, ये अनुमान होता है, कभी कभी कैलकुलेशन जो है वो भी फेल हो जाते हैं, वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से मौसम विज्ञान के अंतर्गत आप देखो, परिभाषा जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आप अभी फिर से देख सकते हो एक बार। तो इसका मुख्य काम होता है कि विभिन्न घटक, प्राकृतिक चक्र, पृथ्वी की भौगोलिक हलचल, ये सब के बारे में एनालिसिस करना और जानकारी पहुंचाना, यही जो है मुख्य काम होता है। तो इस तरह से बच्चों, आज के अपने इस टॉपिक में हम लोगों ने मौसम विज्ञान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ जितनी हो सकती थी उतनी लर्न करने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि आप लोग भी ये सब समझे होंगे। तो इसी के साथ बच्चों, मैं अपना आज का जो ये लेक्चर है मौसम विज्ञान से संबंधित, इसको मैं यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।